नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। इस बार की बहस का मुद्दा है अखिलेश यादव से बिछड़े सभी बारी बारी। अखिलेश यादव के साथी छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है ये तो नहीं जानते, लेकिन सभी लोग आरोप गंभीर लगा रहे हैं। यहां तक हुआ कि महान दल के केशव देव मौर्य ने जब पार्टी छोड़ी तो अखिलेश यादव ने उनको दी गई गिफ्ट में फॉर्च्यूनर भी वापस मंगा दी। ओम प्रकाश राजभर ने उनसे एसी कमरों में बैठ करके राजनीति करने का आरोप जड़ दिया। इससे पहले भी अखिलेश यादव का साथ कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन के बाद चुनाव हारे और चुनाव हारने के बाद गठबंधन तोड़ दिया। ये गठबंधन कितना कायम रहता है, इसी मुद्दे को लेकर के आज बहस है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक लारी जी, सुनील अरकवंशी राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुभाष पाके, और शोभित मिश्रा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ेंगे। 2 दशक से अधिक समय से ये पॉलिटिकल पत्रकारिता कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले आज शुरुआत समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से करते हैं। लारी जी, सारे सवाल आपकी ओर हैं। वजह क्या है 2017 के बाद से अब तक जितने भी गठबंधन हुए हैं वे समाजवादी पार्टी के साथ टिक नहीं पाए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी 2019 में हुआ हो, और अभी छोटे छोटे दलों को लेकर के आपने जो एक समीकरण बनाया था, एक तैयार किया था, कॉकटेल तैयार की थी सत्ता में आने के लिए। लेकिन जैसे ही सत्ता नहीं आई, चुनाव हार गए, उसके बाद में एक एक करके सारे साथी छोड़कर जा रहे हैं। छोड़ करके जाना कोई बुरी बात नहीं है, राजनीति है, आना जाना लगा रहता है। लेकिन जिस प्रकार के आरोप साथी दल लगा रहे हैं ये आरोप गंभीर है, और जो जनता की राजनीति करते हैं उनके लिए सचमुच में ये बेहद गंभीर है। आखिर वजह क्या है, कहां चूक हो रही है, कहां अखिलेश इनको संभाल नहीं पा रहे हैं, दिक्कतें कहां आ रही हैं, और अगर दिक्कतें हैं तो पहले समझौते क्यों होते हैं, पहले सारी बातचीत क्यों नहीं होती, क्या वजह आप देखते हैं? बहुत साफ जवाब आपसे चाहता हूं मैं, लारी। देखिए, आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो आयाराम गयाराम वाले होते हैं। जैसे आपने कांग्रेस की बात की, तो कांग्रेस का साथ गठबंधन तो उसी वक्त बेकार बेमानी था, वो तो होना नहीं चाहिए था। ये बात तो अखिलेश जी को बाद में समझ में आई, लेकिन संगठन ने पहले भी कहा था कि ना करिए तो बेहतर है। लेकिन अब उनको करना था, उन्होंने किया, लेकिन नतीजा जब देखा उन्होंने, उनको खुद समझ में आ गया। और दूसरा, कांग्रेस की अपनी महत्वाकांक्षा है। कांग्रेस की हैसियत तो कुछ नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। मतलब अपने आप को वो इस वर्ल्ड की पार्टी समझते हैं। दूसरा, आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं कि आए और गए और ये हुआ वो हुआ, आप ये देखिए कि जयंत चौधरी जी कब से हम लोगों से जुड़े हैं, जो अभी तक जुड़े हुए हैं। वो गठबंधन आखिर क्यों चल रहा है? मामला गठबंधन चलाने का होता है तो ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आप कह रहे हैं कि वो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि उन्होंने इससे भी गंभीर आरोप योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी लगाए थे जब उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी। मोदी जी के ऊपर भी लगाए थे, और अमित शाह जी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर, आरएसएस के ऊपर भी लगाए थे। तो उनकी बात को हवा में उड़ा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। बेपैंदी के लोटे हैं, जहां मौका मिलता है मौका परस्त हैं। और सबसे बड़ी बात रही, जब उन्होंने देखा कि वो समाजवादी से उनको कोई फायदा नहीं होगा तो वो भाग लिए हैं, और कोई बात नहीं है। उनको मौका चाहिए। अब तो रिजल्ट दिख रहा है कि बीजेपी ने भी उनको दुत्कार दिया है, बहुजन ने भी दुत्कार दिया, कांग्रेस ने भी दुत्कार दिया। तो अब अपना नहीं, देखिए लारी जी, जैसे आपने कहा कि वो मौका परस्त है, ठीक है, मान लिया, तो वो मौका परस्त तब भी थे ना जब सभी आ रहे थे। तब ये क्या इस तरह से कैलकुलेशन नहीं किया था? यह तब ऐसा लगा था कि ये आ जाएंगे हमारे साथ में, तो राजभर का प्रभाव है, वहां समाजवादी पार्टी को भी लाभ मिलेगा, राजभर जी को भी लाभ मिलेगा, और चुनाव के बाद ये सारे समीकरण फेल हो जाते हैं। ऐसा ही कांग्रेस के साथ हुआ, ऐसा ही बसपा के साथ हुआ। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सोच समझकर गठबंधन करती है, साथी टूटते नहीं है। एक राजभर जी की बात छोड़ दीजिए, तो ऐसा समझ कर सकती है ना, ये सोच समझ के नहीं किया गया फैसला। सोच समझ के ही गठबंधन किया जाता है। मैंने भी आपको कहा ना कि आखिर जयंत चौधरी जी क्यों नहीं छोड़ के जा रहे हैं? जयंत चौधरी जी भी तो है और गठबंधन में काफी समय से हैं। अरे आप ऐसा तो है नहीं कि कोई कल केशव देव मौर्य छोड़ गए, राजभर जी छोड़ गए, उनके तो फॉर्चूनर कहाँ गए भी छीन लिया। मेरे भाई, मैं आप जो चले गए उनकी बात कर रहे हैं, जिसने जाके हर दरवाजे पे दरवाजा खटखटाया है, किसी दरवाजे की कुंडी नहीं छोड़ी और वहां से दरवाजा खुला ही नहीं अब, क्योंकि आदमी ने देख लिया कि आदमी बेपैंदी का लोटा है।
इस आदमी की बात का कोई कॉल नहीं है, इसके कॉल का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कैसे पैसा कमाया जाए और कहां से रात में दारू का इंतजाम हो जाए इनके लिए और इनके बेटे के लिए, वो करते हैं। ये समाज के लिए नहीं, ये अपने लिए और अपने बेटे के लिए दारू, मुर्गा, चिकन, इसका इंतजाम इनको चाहिए कि उसके लिए पैसा मेरे पास आए, मैं सत्ता में कैसे बनूं और मैं कैसे सीट पर बैठूं। भाई अगर इतने बड़े नेता थे तो कैसे हार गए, ये कैसे इनके बेटे हार गए, दोनों लोग तो हार गए। यही चीज तो देखकर बीजेपी ने भी इनको बाहर का रास्ता दिखा रखा है कि नहीं, अब इनको अंदर आने ही नहीं देना है, ये किसी हैसियत में रह गए, इनकी तो कलई खुल गई। अब आप बहुजन की बात कर रहे हैं तो बहुजन के बारे में संजय चौधरी भी मुस्कुरा रहे हैं और अर्कवंशी जी आपकी बात सुन रहे हैं। मैं अर्कवंशी जी से भी जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले संजय चौधरी जी। संजय जी, इन्होंने बहुत, लारी जी ने बहुत चतुराई के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा तो आरोप योगी जी पे भी लगा चुके हैं, संगठन है, मोदी जी पे भी लगा चुके हैं और एक बार फिर से गलबैयां डाल रहे हैं। राजभर जी मौका पर, तो ये तो वक्त देख करके घर बदलते हैं, इस तरह का आरोप लारी जी का है। चूंकि आप भारतीय पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आपका जवाब जानना चाहता हूं कि राजभर को लेकर के अब राजनीति क्या है, आपकी पॉलिसी क्या है, और जो अभी लारी जी ने आरोप लगाए, क्या आप उनसे सहमत हैं? देखिए, लारी जी ने आरोप ही नहीं लगाए हैं। लारी जी ने एक रहस्योद्घाटन भी किया है, और ये रहस्योद्घाटन ये है कि समाजवादी पार्टी अपने सारे साथी राजनीतिक दलों को शराब की भी व्यवस्था कराती है, पैसे की भी व्यवस्था कराती है। ऐसा लारी जी ने यहाँ पर बताकर आज ये बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन कर दिया है कि ये अपने सहयोगी दलों को अपने साथ कैसे रखते हैं, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। तो ये केवल सहयोगी दलों को ही नहीं रखते, सहयोगी दलों की लंबी कतार है जो इनको छोड़ के जा रही है। और सहयोगी दल ही नहीं, इनके रिश्तेदार, इनके नातेदार और इनके साथी भी इनको छोड़ के चले जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि किसी की सहयोगी दल छूटे, किसी के रिश्तेदार छूटे, लेकिन परिवार के लोग भी छूट के जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम है वो उस व्यक्ति के कारण है, और उस व्यक्ति को छोड़कर लोग जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक बड़ी घटना है। ठीक है संजय जी, बिल्कुल ठीक है। मैं आप दोबारा आऊंगा आपके पास और लारी जी के पास भी चलेंगे। अर्कवंशी जी ने दोनों की बात सुनी है। अर्कवंशी जी, बहुत ही गंभीर तरह की बात लारी जी ने आपके पार्टी के लिए, आपके पार्टी के नेता के लिए कही है कि वो सिर्फ अपनी, उनको दारू की व्यवस्था चाहिए और वो मौका परस्त है। आपने सुना ही है, उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन इन तमाम सारे आरोपों पर आपका क्या कहना है? देखिए उपाध्याय जी, ये हमारे माननीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जो बैठे हैं, शायद इनको ये नहीं पता उत्तर प्रदेश में जो अगर हमारी सबसे मजबूत मांग है वो शराब बंद कराने की मांग। उत्तर प्रदेश के अंदर शराब बंदी कैसे हो, हम उस पर 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन करने गए थे, सरकार बनाने का काम किया और वहां पर मंत्री हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बने, और उनका सबसे बड़ा एजेंडा उत्तर प्रदेश के अंदर जो जहर है, जो जहर पीकर आज गरीब परिवार के लोग मरने का काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी अच्छी तरीके नहीं चल पाती है, उसकी बात लेकर हमारे समाजवादी प्रवक्ता इतनी ओछी बात करने का काम कर रहे हैं। अरे साहब, दारू मुर्गा, अरे आप, मैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कराने की बात करता हूँ, आप पीने की बात कर रहे हैं। आपको शायद ये नहीं पता है कि हमारे नेता किस लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हमारे नेता न्याय समिति की रिपोर्ट कैसे लागू हो उत्तर प्रदेश में, इसकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश में जब हम ये रिपोर्ट नहीं लागू करा पाए तो हमारे नेता ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तब किया जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छोड़कर आए। अरे साहब, किस तरीके की आप भाषा बोलने का काम कर रहे हैं? इतनी तो अच्छी मानसिकता रखने का काम मत करिए। कम से कम जो हमारा आपका गठबंधन रहा है, हमने आपको 47 से पूर्वांचल की धरती पर 125 सभी गठबंधन के साथियों ने पहुंचाने का काम किया है। ऐसे नेता को कम से कम इतना तो थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि उनके बारे में हम क्या बोल रहे हैं। आपकी दशा उत्तर प्रदेश में 2017 में क्या थी, और पूर्वांचल की धरती पर जब माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी मिले, आज वो जमीन खिसक गई है, उसकी हताशा बोल रही है। बाकी इनके पास ऐसा कोई वक्तव्य नहीं है
जिसको भी बोल सके, सिर्फ हताशा और निराशा में ये बोलने का काम कर। मौका परस्त भी आपको बता रहे हैं अर्कवंशी जी, मौका परस्त बता रहे हैं कि आप मौका परस्त है। ये तो आपने शराब पे जवाब दिया है कि आप शराब के खिलाफ हैं। वो लारी जी मुस्कुरा भी रहे थे, तो उनसे अभी जवाब लेंगे आपके बातों का। बिल्कुल आएगी। मौका प्रश्न क्या ये बताइए, क्या बसपा के साथ में इन्होंने नहीं किया, कांग्रेस के साथ में नहीं किया? तो मौका प्रश्न खुद भी तो देखे ना कि हमने भी गठबंधन किए हैं और गठबंधन का दौर है राजनीति में। और हम आप जब एक गुलदस्ता बना के रखे थे, तो ये बताइए क्या मौका प्रश्न केशव देव मौर्य जी भी हैं? मौका प्रश्न क्या संजय चौहान जी भी हैं, जिन्होंने आग को छोड़ने का काम किया? हमने सच कहा तो आपको लगा कि हम मौका प्रस्त हैं। हम तो आपके साथ ही लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। आप ही ने तो हमारे दरवाजे बंद कर दिए। आप ही ने कहा कि हम बैठकों में नहीं बुलाएंगे। आप ही ने कहा कि हम आपकी राय नहीं लेंगे। तो मौका प्रस्त हम है। हमारा पिछड़े समाज का जब वोट चाहिए था, 2022 में सरकार बनानी चाहिए थी, तब आपको हमारे वोट की जरूरत थी। और जब वोट मिल गया, हमने 47 से 125 पर पहुंचाने का काम किया, तो आप हमको मौका प्रस्त बता रहे हैं। तो मौका प्रस्त हम हैं या आप हैं, ये जनता भी जान रही है। और हमने तो यही कहा ना कि भाई 2022 में हमारी कमी रह गई, हम सरकार नहीं बना पाए किसी कारणवश, तो कम से कम 2024 का चुनाव मजबूती से लड़ा जाए। खाली घर बैठ के चुनाव थोड़ी ना लड़ा जा सकता है। जनता के दुख दर्द में जाने का काम करना पड़ेगा। जनता के मुद्दों के लिए सड़क से सदन तक उनकी आवाज उठानी पड़ेगी। ये बात हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कही। जो बात माननीय अखिलेश जी को नहीं अच्छी लगी, तो हम लोगों ने राय देना बंद कर दिया। बस इतना ही तो कुछ हुआ। हमने कोई ठीक है सुनील जी, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। शोभित जी, आपने तीनों को सुना। तीनों राजनीतिक दलों के मजे हुए खिलाड़ी हैं और तीनों अपनी अपनी बात रखना जानते हैं। आप पिछले 2 दशक से अधिक समय से राजनीतिक पत्रकारिता कर रहे हैं। आपने सभी राजनीतिक दलों को करीब से देखा है और यहाँ की राजनीतिक नब्ज को भी समझते हैं। ये जो समाजवादी पार्टी के साथ लगातार होता है कि उनके साथ ही टिक के नहीं रह पाते। चुनाव तो साथ लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी उन्हें तलाक दे या उनके साथी छोड़ के जाए, ये एक अलग बात है। लेकिन चुनाव तक तो साथ है, चुनाव के बाद उनके साथी टिकते नहीं। एक जयंत चौधरी जी का वो उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी जी भी कब छोड़ के चले जाएंगे ये कह नहीं सकते। 2024 अभी थोड़ा सा दूर है और तमाम सारी खबरें बीच बीच में आती, साजी से मिले, पार्टी से भी वो बात कर रहे हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन चूंकि अभी वो समाजवादी पार्टी के साथ है, तो हमें उस विषय पर ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। आप इस पूरे घटनाक्रम को, ये जो पूरा राजनीतिक परिदृश्य है उत्तर प्रदेश का, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सबसे बड़ा विपक्षी दल इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 125 के आसपास उनके पास विधायक हैं, तो जाहिर है उनकी बात महत्वपूर्ण है। उनके साथ कौन जुड़ता है? जी देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी कितनी है, राजनीतिक परिपक्वता आपकी कितनी है। हालांकि 5 साल उन्होंने, अखिलेश ने सरकार चलाई और अपने ही बूते पर उन्होंने सरकार बनाई थी। तब तक तो कोई ख़ास इनके साथ गठबंधन से जुड़ा भी नहीं था। लेकिन सर उसके बाद ये लगातार इस तरीके से इनका अपना जो एटीट्यूड था, व्यवहार था, इसको लेकर के इनके जो सहयोगी दल है वो सब इन पर आपत्ति उठाते रहे। और अच्छा, भाजपा के साथ ये है कि वो जिसके साथ भी, देखिए 2014 से अपना दल के साथ जो गठबंधन किया वो आज तक चला आ रहा है। पूरे 8 साल हो गए बराबर ये गठबंधन जारी है। उसके बाद निषाद पार्टी के साथ इन्होंने 2017 में गठबंधन किया, वो भी चला आ रहा है सर, इनका लगातार चला आ रहा है। तो भाजपा एक स्वाभाविक गठबंधन के रूप में लेती है और उनको पूरी तरीके से तरजीह देती है। और हर उस चाहे अपना कोई भी पार्टी का काम हो, कुछ हो, गठबंधन को, सहयोगी को पूरे साथ में बैठाना, उसके साथ विचार विमर्श करना, ये लगातार जारी रहता है। ये कमी अखिलेश यादव में बराबर देखी जाती है कि वो अपने सहयोगी दलों को विश्वास में नहीं लेते हैं। तो इसके होता क्या है कि इनका जो गठबंधन के दल है वो इनसे बिरकते चले जाते हैं। जितिन, जहाँ तक जयंत चौधरी का सवाल है, जयंत चौधरी तो ठीक है, बराबर इनके साथ हैं, ये मानने की वाली बात है। लेकिन जयंत चौधरी के साथ भी जो है
हालांकि जयंत चौधरी हो या उनके पिताजी का भी ट्रैक रिकॉर्ड जो था वो पहले भाजपा के साथ था, उनकी भी मजबूरी है इनके साथ रहना। और अखिलेश ने खैर उनको राज्यसभा सदस्य बनाकर भेज भी दिया है जयंत चौधरी को। लेकिन ओम प्रकाश राजभर हुए, केशव देव मौर्य हुए, ये सब कहाँ है? और बताए तो यहाँ तक जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी अभी थोड़ा नाराज़ चल रहे हैं इनसे, हालांकि उनको एमएलसी बना दिया है। तो अब इन सबको स्वाभाविक रूप से एक साथ होना चाहिए था, उसको एक साथ रखने में अखिलेश नाकामयाब रहे हैं। और अब यहाँ तक है कि अपने जो घर के भीतर इनका जो है वो सही कहते हैं कि भाई आप अपने घर में ही अपने एक साथ लोगों को साथ नहीं ले पाए तो हमको क्या साथ लेकर चलोगे। तो अभी भी इनके अंदर थोड़ी जो वो कहना चाहिए कि ईगो जो है इसको नीचे लाकर के जमीन पर धरातल पर ला करके कमी है, जैसा कि आपने कहा, करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है शोभित जी। मैं लारी साहब शोभित जी ने 2-3 बातें कही और मुझे लगता है कि उनकी बातों को हमें राजनीतिक प्रवक्ताओं की तरह न लेकर के इस तरह सलाह के तौर पर देखना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने में शिवपाल यादव जी का बड़ा सहयोग रहा। उसके बाद जो गठबंधन हुए वो टूटते चले गए। लेकिन एक और बात, जैसे उन्होंने कहा कि जो सहयोगी है उनको पूरा महत्व नहीं मिलता, उनको मीटिंगों में नहीं बुलाया जाता, उनकी उपेक्षा की जाने लगती है। ये जब अखिलेश जी सत्ता में थे तब भी हो रहा था और अब तो खैर सभी लोग खुलकर के बोल रहे हैं। अभी शोभित जी ने एक बात और कही कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। हालांकि इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, जब तक कि कोई बात ओपनली सामने नहीं आ जाती, खुलकर के सामने नहीं आ जाती। लेकिन अगर ये चर्चाएं चल रही हैं तो ये समाजवादी पार्टी के लिए तो कहीं ना कहीं खतरे का संकेत, और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को इससे वॉकओवर मिलता है और भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में वर्तमान में तो दिखाई दे रही है। रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव परिणाम के बाद तो भारतीय जनता पार्टी इस समय का कोई लोकसभा चुनाव में तो कोई प्रतिद्वंदी दिखाई दे नहीं रहा है। तारिक साहब देखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा उपाध्याय जी, मुझे 3 लोगों की बातों का जवाब देना है। जरूर, संजय जी की, जरूर, सुनील जी की और शोभित जी की, तीनों की बातों का जवाब देना है। इन्होंने हमारे ऊपर परिवारवाद की बात कही, तो परिवार में तो मियाँ बीवी और बच्चे आते हैं, जो एक टेक्निकल पॉइंट है, ये आप भी जानते हैं। आज भी आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपके बच्चे और आप मियाँ बीवी आएंगे, बाकी कोई नहीं आता है परिवार में। तो ये परिवारवाद की बात कहाँ से कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। शायद संजय चौधरी जी हर गली नुक्कड़ के आदमी को अपना चाचा और अपना पिता बना के घूमते होंगे, हम लोग नहीं घूमते हैं। दूसरा, सुनील जी ने एक बात कही, तो शिवपाल जी को आप गली नुक्कड़ का चाचा बता रहे हैं? शिवपाल यादव जी गली नुक्कड़ के चाचा है। एक मिनट रुक जाइए। सुनील जी ने जो बात कही, सवाल है, मैं आपको समय पूरा दूंगा, लेकिन सवाल तो है ना मेरा। रुक जाइए। सुनील जी ने जो बात कही शराब के बारे में, इनके नेता शराबबंदी के उसमें है, तो ये अपने ही नेता का बयान बाकायदा रैली का भूल गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो शराब दे रहा हो उससे शराब लो और जो मुर्गा दे रहा मुर्गा लो, खूब खाओ पियो लेकिन वोट हमको दो। ये बात भूल गए हैं। और ये सब आदमी जानता है कि किसको फायदा हुआ है और किसको नुकसान हुआ है। जो अपनी 2 सीट नहीं जीत पाया, जो बाप बेटे सीट नहीं जीत पाए, वो समाजवादी को जितवाएंगे। समाजवादी के बूते तो यहाँ तक पहुंच गए, नहीं तो आज पता नहीं होता कहाँ पड़े होते। दूसरा, अब आए हम अपने पत्रकार महोदय की बात पे। इन दोनों की बातों का, वो इन दोनों का मिक्सचर है। से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे विधायक हैं भाई, वो इन दोनों का मिक्सचर है। अब इन मिक्सचर के बात सुन लीजिए कि इन्होंने जो कहा कि किसी की बात नहीं सुनते हैं। अब हम बाथरूम किससे पूछ कर जाएं, ये भी नहीं हो सकता है। बाथरूम हमको कब जाना है वो हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है। हमको वो क्या नाम है, राजभर जी या कोई भी ये ना डिक्टेट करे कि हमको बाथरूम जाके क्या करना चाहिए। तो हम बाथरूम जब जाते हैं तो अपनी मर्जी से जाते हैं। अब पार्टी कैसी चलानी है वो मैं चला रहा हूं। और अगर इतनी परेशानी है तो जयंत चौधरी जी कैसे टिके हुए हैं मुझे ये बता दीजिए। पिछले कई सालों से टिके हैं। ये तो आयाराम गयाराम, ये तो अभी इलेक्शन में आए, चुनाव की मेंढकी है, चुनाव में टट्टर किए हैं, पर चले गए अपने। तो ये सब जब वो निकलता है, जब बारिश होती है तो सांप नहीं निकलता है, बरसाती सांप, बरसाती मेढक आते हैं, टट्टर किए, वो उनको लपके और वापस बिल में घुसे। ये राजभर उस टाइप के लोग हैं।
पॉलिटिकल जो होते हैं वो होते हैं जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, मायावती, सोनिया गांधी, मोदी, योगी। ये पॉलिटिकल लोग हैं जो हर समय फील्ड में रह के जनता के लिए कार्य करते हैं। ये नहीं कि जो आए और लपके और चल दिए, मौका का इस्तेमाल किए और चल दिए। तो आप पत्रकार हैं मिश्रा जी, तो पत्रकार को भी ये सोचना चाहिए कि आपके बात, आप ही के लिए मैं कहता हूं कि आप मुझसे पूछ के बाथरूम जाइए, आप मुझसे पूछ के कलम चलाइए। आप वो करेंगे क्या उपाध्याय जी? आप करेंगे तो बेहतर है आप अपना करिए। आपकी बेटी की शादी में योगी जी ने सड़क नहीं बनाई आपके घर की, तो आप बड़ा नाराज हो गए थे। आपने अब जनता के लिए सड़क नहीं, बेटी की शादी की होनी थी तो इनको घर पे सड़क चाहिए थी, तो उसमें नाराजगी आ गई थी। जनता का काम से कोई मतलब नहीं था इनको। बेटा हार गया, लेकिन अखिलेश को हमने जितवा दिया, समाजवादी की इतनी सीटें हमने जितवाई हैं। ये हाल है इनका। बाप ने न मारी अध्यक्ष मेढकी, जी, बेटा पहले तो मैं तीरंदाज। लारी साहब का थोड़ा सा जवाब दे दूं, थोड़ा सा मुझे भी समय दे दीजिए। लारी साहब, आप शायद कुछ पढ़ के ठीक है, नहीं आए हैं ठीक है, और ना आपको कोई ठीक है। जानकारी है। हरवंशी लारी जी, साहब, संजय जी के पास मैं बाद में आता हूं। सुनील जी आपको जवाब देना चाहते हैं। सुनील जी आप जवाब दीजिए। कारी जुटा जी, ले माननीय आपको नेता पूरा समय। जी, प्रकाश राजभर जी को लेकर कह रहे हैं बेटी की शादी नहीं, वहां बेटे की शादी थी। सड़क, जो सड़क थी जिसको लेकर हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, तो उस सड़क पर माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी का परिवार ही नहीं चलता, उस गांव के लोग भी चलने का काम करते। थोड़ा जानकारी जुटा लिए। जो अगर कोई सड़क बनती तो उस पर खाली नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी नहीं चलते। लड़की की लाली शादी जी, में ही क्यों लाली जी बनवाना तब, चाहते थे? लाली जी पहले ही तब क्यों नहीं अरे बनवाई? लड़की की शादी के टाइम क्यों बनवाना चाहते थे? लड़की ताकि नहीं, वो बाराती लड़के गिर की ना शादी जाए। थी, लड़के की क्योंकि शादी मंत्री जी थी की और शादी हम थी, सरकार में थे। मंत्री हमारा जी के दायित्व वहां बनता शादी था थी कि वो इसलिए। सड़क अरे हमको भाई, जनता ने मंत्री चुन पद के। का इतना अरे घुमाने लाली जी, तो थोड़ी जाइए ना। जानकारी तो जुटा बैठे लीजिए। तो है संजय लाली जी, भाई, थोड़ी संजय भाई से जानकारी जुटा जाइए। लीजिए। आपके अरे नेता संजय भाई ही दे आइए आपकी इस इनको अपने डिबेट को साथ। देखकर ये हंस रहे होंगे सत्ता कि के आपको बगैर नहीं कुछ भी रह नहीं पता सकते। है। थोड़ा सा ये सत्ता जानकारी की जुटाइए। खुशबू आपके इनको नेता लोग हंस चाहिए, रहे होंगे आपके इनको ऊपर दलाली कि थोड़ा करनी है। जानकारी जुटाइए। इसीलिए तो आप और लोगों ने निकाला था रही बात, इनको। अभी आप कह रहे थे कि दोनों आपने लोग इनको बाप बेटा हार दलाली के गए। चक्कर में अरे नेताजी निकाला था। हमारे अब ले जहूराबाद लीजिए फिर से विधानसभा से दलाली विधायक चालू और अच्छे करवाइए। से मतों से जीतने का क्या काम किए। मालूम नहीं है कि चलिए, ये कितनी दलाली करते थे ये? व्यक्तिगत बातों करने का आपका मकसद है, हमारा नहीं। हमारी पार्टी संगठन पर लेकर काम कर रही है। हमारी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर अब 2017 में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार बनाने के लिए गए थे, हम सरकार बनी। आपका वहां मुद्दा पर हमारे सिर्फ नेता एक है कि माननीय कैसे श्री ओम सत्ता प्रकाश में राजभर, रुक पहुंचूं। जाइए, सुन लीजिए, एमएलसी सुन का लीजिए, पद आपको सुन नहीं लीजिए, दिया गया? ये अपने सुन बेटे लीजिए के लिए लारी जी, एमएलसी सुन का लीजिए। लारी जी सुनने उनकी, की लारी जी उन्होंने पूरा सुना आपका। आप भी धैर्य से सुन लीजिए। सुनील हरवंशी जी, उस जब आप बोल रहे थे तो बीच में नहीं बोले थे जी। अब एक बार सुन लीजिए, आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। बीच में तो मैं आपको काटता नहीं हूँ, पूरा आप जवाब दे सकते हैं जी। जी जी सुनील जी, उपाध्याय जी, हमारे नेता सरकार बनाने के लिए गए थे, सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार में हमारे मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर हम भाई जनता का जो हमको चुनकर भेजा था उसके वहां नहीं पूरे कर पाए, हम सरकार छोड़कर चले आए। इसमें हमने कोई सरकार से डील तो नहीं करी थी, नहीं भाई हम सरकार में मलाई खाने के लिए आए, हम सरकार में बने रहे। नारी जी, थोड़ा तथ्यों के आधार पर बात करें। नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को पूर्वांचल की धरती पर कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती है और हम ताकत बनाने में लगे। जैसा कि हमने अपने पूरे संगठन को लेकर 4 भागों में उत्तर प्रदेश में बांटने का काम किया है, हम उसी पर काम कर रहे हैं। लगातार हमारी बैठकें जारी हैं, हम उसी पे काम कर रहे हैं। आपके आरोप प्रत्यारोप से हमारा कोई लेना देना नहीं। आप आरोप लगाएं, ज्यादा से ज्यादा आरोप लगाएं, उससे भी हमारा लेना देना नहीं, मगर तथ्य के आधार पर लगाएं। आप कह रहे हैं कि सड़क, अरे सड़क जो अगर बन जाती, वो सड़क लारी जी बन जाती तो क्या खाली माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी के ही लोग चलते? ये बताएं आप हमें। खाली मात्र चलिए ठीक है, अब वो बातें रिपीट हो रही है। संजय जी, आपने दोनों को सुना। मेरा एक सवाल और भी है कि अचानक से चुनाव के बाद शिवपाल यादव जी भारतीय जनता पार्टी के करीब आने लगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रपति की जो उम्मीदवार थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनको वोट देने का फैसला किया। ओम प्रकाश जी ने उनको वोट देने का फैसला किया। ये जो कुनबा समाजवादी पार्टी से टूट रहा है, कहीं ना कहीं ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी अपना जो है हित साधने के लिए इनका इस्तेमाल कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। सच्चाई क्या है? क्या ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे? क्योंकि बीच में ये भी बात चली थी कि वे बसपा के साथ भी जा सकते हैं, हालांकि बसपा ने मना कर दिया है। ये भी एक बात सामने आई है। दूसरी बात, क्या शिवपाल यादव जी को लेकर के क्या है? बीच में तो ये हो गया था कि शिवपाल यादव जी के लिए तारीखें आ गई थी कि इस तारीख को शिवपाल यादव जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। है क्या सच्चाई? क्या आपको कोई जानकारी है पार्टी की ओर से?
संजय जी, देखिए आज तो तारिक साहब बहुत मूड में है, मुहर्रम आने वाला है तो वो बहुत से रहस्योद्घाटन कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज की इस डिबेट को बहुत आप संभाल के रखिएगा। इन्होंने कई बहुत शानदार रहस्योद्घाटन किए। एक तो इन्होंने बता दिया कि जो नुक्कड़ का रिश्तेदार है, वो जो चाचा आज अधिकृत रूप से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने शिवपाल यादव जी की हैसियत को बता दिया। दूसरी बात, उन्होंने ये बताया कि इनके यहाँ वो दलाली कर रहे थे, इसलिए उन्होंने निकाल दिया। यानी कि समाजवादी पार्टी में दलाली भी चल रही है और इनकी जानकारी में चल रही है, इसका रहस्योद्घाटन किया। तीसरा इन्होंने जो बताया है कि इनके सहयोगियों जो छोड़कर जाते हैं तो कैसे जाते हैं। केशव जी के बारे में जानकारी है कि उनकी तो फॉर्च्यूनर जो है वो वापस मंगा ली थी। तो दूसरों के साथ राजनीतिक दल अपने सहयोगियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, आज के दिन इस डिबेट में समाजवादी पार्टी का चरित्र सामने आया है। वास्तव में किसी के साथ गठबंधन कर लेना, गठबंधन करके चुनाव लड़ना, लेकिन अगर वो छोड़ के जाए तो उसके विरुद्ध अपने मन में कैसा भाव है, ये समाजवादी पार्टी ने दिखाया कि वो गठबंधन सैद्धांतिक आधार पर नहीं करते, वो गठबंधन विचारधारा के आधार पर नहीं करते, वो गठबंधन जनता की सेवा के लिए नहीं करते, उनके कल्याण के लिए नहीं करते। वो इसलिए करते हैं, ये आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आपके महत्वपूर्ण चैनल पर सार्वजनिक रूप से रहस्योद्घाटित किया है। और दूसरी बात, जिन राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी में आने की बात कह रहे हैं, जो निर्णय होगा वो तो कल होगा, लेकिन आज मैं इस चीज को कह सकता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के रीति के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अगर स्वीकार करेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनके पार्टी में आने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और आने वाले समय में अगर वो अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे तो उस पर निर्णय होगा। लेकिन बड़ी और महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप सहयोग लेने के लिए, आप उनका यूज करने के लिए तो अपने समर्थक राजनीतिक दल का इस्तेमाल करते हो, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। तो समाजवादी पार्टी राजनीतिक दलों को इस्तेमाल तो करती है, उनके पक्ष में खड़े हुए लोगों का उपयोग तो करती है, लेकिन उनके लिए कुछ करती नहीं है। ये आज समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के अधिकृत प्रवक्ता ने आपके चैनल पर बताया है। और मैं समझता हूं ऐसा कोई भी राजनीतिक दल जो अपने साथी राजनीतिक दलों के बारे में इतनी छोटी अगर राय रखता है, इतना छोटा मन रखता है कि वो उनको शराब देने की बात करे, उनको दलाली की बात करे और इस तरह की अगर राजनीति होगी तो मैं समझता हूं वो समाजवादी पार्टी के पतन का कारण बनेगी। और यही कारण है कि इन राजनीतिक दलों की खपच्चियों के सहारे खड़ी हुई समाजवादी पार्टी आज इस स्थिति में आ गई है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से लगातार पिछड़ती जा रही है। मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के इन सहयोगी दलों का छोड़ना अपने आप में बताता है कि समाजवादी पार्टी जनता की नजरों में अविश्वसनीय हो गई। ठीक है शोभित जी, आपने संजय जी को सुना। संजय जी ने जिस तरह से कहा कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं और जिस तरह से शिवपाल जी के लिए कहा है, क्योंकि संजय जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मुद्दों को लपकने में वो एक्सपर्ट भी है और बड़े तेज तर्रार प्रवक्ता है, लेकिन आरोप गंभीर है। समाजवादी पार्टी की ये जो कार्यशैली है, इस पूरी कार्यशैली को आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से उसका विश्लेषण करेंगे? शोभित जी। सर, इसमें समाजवादी पार्टी की जो कार्यशैली की बात है तो इनकी कार्यशैली जो है केवल चुनाव के वक्त तक ही सीमित रहती है। बाकी समय इनकी कार्यशैली केवल बयानबाजी, प्रेस नोट, ट्विटर पर आना और उस बराबर इसी पर ही वो जारी रहते हैं। इनकी कार्यशैली में यही शामिल है। चुनाव के वक्त थोड़ा सक्रिय होते हैं
और उसके बाद फिर अपने उसमें चले जाते हैं। सर बड़ी हास्यास्पद बात है कि आपके रामपुर और आजमगढ़ का लोकसभा का चुनाव आपके लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ था, आप वहाँ गए नहीं, एक बार भी आप नहीं गए। तो अब स्वाभाविक रूप से वहाँ उसमें तो मुख्यमंत्री से लेकर के मेरी कई प्रवक्ताओं से बात हुई थी, लारी जी से भी संभवतः एक बार बात हुई थी, तो इन सभी का कहना है कि वो अखिलेश यादव जी चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये उनकी अंदरूनी पॉलिसी है कि उपचुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रचार के लिए नहीं जाते। ये ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। जी शोभित जी, तो सर ये कहना था कि जी मेरा बस इतना ही कहना था कि अब जमीन पर उतरने का समय आ गया, इसको मंथन करना चाहिए अखिलेश जी को कि आखिर क्या कारण है कि जिन हर चुनाव में नया गठबंधन लेकर आते हैं और वो गठबंधन चुनाव के बाद जो है ख़त्म हो जाता है। अब कांग्रेस के साथ भी आपने कर लिया, बसपा के साथ भी कर लिया, सुभाषपा के साथ भी, सबके साथ गठबंधन कर लिया। अब इन सबको आप सजोने की ज़रूरत थी कि किसी एक के साथ आप अगर रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और इस पर आपको अपना करना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं ताकि जो है सब लोग हमसे जुटे रहें विपक्ष, क्योंकि आने वाला 2024 और भी इनके लिए क्रूशियल होने जा रहा है सर। क्योंकि 2024 में जो जिस हिसाब से लोग मान रहे हैं कि भाई अब विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, अब आप शांति से अगर बैठे रहोगे घर पर और कुछ आगे निकलोगे नहीं तो हमको लगता है कि फिर 2024 भी हो सकता है इनके हाथ से फिसले है। और कम से कम इनको तो करना चाहिए कि अपनी सीटें जो है, अब आप केवल 5 में से केवल 3 सीटें रह गई हैं सर, इसको बढ़ाने की आवश्यकता होगी कि कितने तक हम जो है ले जाएं ताकि एक बार फिर से आप प्रतिस्थापित हो। इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता इनको पड़ेगी। ठीक है लारी जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और ने जो सवाल उठाया है कि अब आपको सीटें बढ़ाने पे काम करना ही होगा, फील्ड में आना ही होगा, मेहनत करनी ही होगी, लबोलवाब उसका यही है, मुझे ऐसा लगता है। लारी जी, मैं यही कहूंगा कि शोभित जी लगता है पत्रकार सिर्फ नाम के रह गए हैं, कोई जानकारी हासिल नहीं करते हैं। शोभित जी माफ कीजिएगा अगर मैं कह रहा हूं कुछ तो किसी वजह से कह रहा हूं, क्योंकि ये पिछले 4 दिन से देख नहीं रहे हैं कि अखिलेश जी कैसे 2024 की तैयारी में सड़कों पे निकल चुके हैं। तो शोभित जी थोड़ा अपनी पत्रकारिता दुरुस्त करिए और थोड़ी जानकारी को हासिल करिए, उस हिसाब से बात किया करिए। जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ ट्विटर पे नजर आ रहे हैं, तो ट्विटर पे नहीं, आप जैसा आगे बढ़िए। और उपाध्याय जी आप भी अपने चैनल को कहिए थोड़ा सा जाकर पीछे लगकर देख लें कि कहाँ कहाँ घूम रहे हैं और क्या क्या रिजल्ट हो रहा है। दूसरी बात, चुनाव होता है, चुनाव में जनता किसको वोट देती है वो हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जनता का गला पकड़ के या गिरेबान पकड़ के या कनपट्टी में बंदूक लगा के उनसे वोट नहीं ले सकते हैं। ये जनता को डिसाइड करना होगा कि वो किसको पसंद करेगी, किसको वोट देगी, किसको नहीं देगी। तो मेहनत करना हमारा काम है, जो हमारा ऑलरेडी 2024 का लक्ष्य चालू हो चुका है। दूसरी बात जो संजय जी ने बताया कि सड़क वाले लोग और परिवार, तो परिवार का मैंने फिर वही कहा ना कि परिवार में हो सकता है इनके सड़क वाले लोग इनके रिश्तेदार हो, हमारे वहां सड़क वाले लोग रिश्तेदार नहीं होते। रिश्तेदारी अलग होता है और परिवार अलग होता है। रिश्तेदारी में आ सकते हैं शिवपाल सिंह यादव जी, लेकिन परिवार में नहीं शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो परिवार का हिस्सा नहीं है। जो सरकार में रहते हुए ये इस तरह की बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। पहले सरकार का देखें फिर बात करें। इनके हो सकता है राह चलते आदमी इनके परिवार के सदस्य हो, राह चलते आदमी हमारे परिवार के सदस्य। अब रही शिवपाल जी की बात, अब रही शिवपाल जी की बात, शिवपाल जी इनवाइट किसने किया था? शिवपाल जी खुद आए थे, शिवपाल जी आके बात किए थे, आगे बढ़ के फिर अखिलेश जी ने किया। अब उनको फिर से मंत्री बनने का शौक है या फिर से कुछ करने का शौक हो तो जाएं। एक बात और बता दे उपाध्याय जी, आप शायद उस समय जानते भी ना हो या हो सकता है नई नई पत्रकारिता आपने चालू की हो जब मुलायम सिंह जी नेता थे। मैं 89 की बात कर रहा हूँ। मुलायम सिंह जी को मुलायम सिंह बनाने का काम शिवपाल सिंह यादव जी का नहीं है, वो स्वयं मुलायम सिंह का है। और उसके पीछे जो व्यक्ति था उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। ये ध्यान रखिएगा। हमारा परिवार उस वक्त से उस राजनीतिक पार्टी में है जब बीकेडी हुआ करती थी, भारतीय क्रांति दल, चौधरी चरण सिंह की। और उसके बाद उसमें हमारे पिताजी भी रहते थे और ये प्रदेश अध्यक्ष रहते थे। मेरा पिताजी प्रदेश महासचिव
प्रमुख महासचिव और प्रवक्ता भी रहते थे, और फिर उसके बाद जनता दल के फाउंडर मेंबर भी मेरे पिताजी रहे हैं, तो सब तमाम चीजें मैं जानता हूं कि कहां क्या हुआ। आप लोग कहते हैं मुलायम सिंह को और समाजवादी को बनाने वाले और शिवपाल है, नहीं, शिवपाल जी नहीं है। समाजवादी पार्टी को बनाने में बेनी प्रसाद वर्मा भी थे, आजम खां भी हैं, मुशीर अहमद लारी भी हैं, आजम खान भी थोड़े से नाराज चल रहे हैं, उनके बयान आपने सुने ही होंगे। ये बात ना कहिए कि आप एक व्यक्ति को कर रहे हैं, नहीं, गलत बात कर रहे हैं। वो एक क्षेत्र को बनाने में, जसवंत नगर जो उनका क्षेत्र था उसको बनाने में वो मजबूत रहे, वो सीट दे दी गई। जसवंत नगर से लड़ाएंगे, अगर इतना शौक था तो जसवंत नगर से लड़ते ना, लड़ते, समाजवादी के खिलाफ लड़ते, समाजवादी से सहयोग क्यों मांगा था आपने? अरे आपके रिश्तेदार है क्या शिवपाल जी जो आप बोल रहे हैं? चौधरी साहब आपके रिश्तेदार हैं, आपके रिश्तेदार हैं शिवपाल सिंह यादव जी जो आप बोल रहे हैं बीच में, आप बीच में बोल रहे हैं आपके रिश्तेदार हैं, आपके हैं। देखिए ये साबित करता है कि वो बीजेपी से पूरी गलबैया कर चुके हैं। ये साबित कर रहा है, संजय जी साबित कर रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव जी इनके एजेंट बन चुके हैं। तो अब जब एजेंट हो चुके हैं तो हम कैसे अपने साथ रखें? ये संजय चौधरी जी बता रहे हैं और खुल के उपाध्याय जी बता रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव जी उनके साथ है और उनके कहे अनुसार काम कर रहे हैं। अब बदनाम करने के लिए अखिलेश जी को बार बार बातें करते हैं। ये देख लीजिए, खुद संजय जी बता रहे हैं अपने मुंह से। लारी जी एक सवाल ये है कि अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है, आज अखबारों में कहीं छपा भी होगा, कल से चल रहा है। उस सर्वे में आया है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 76 सीटें लगभग यूपी में जीत जाएगी। और एक और जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया राजनीतिक विश्लेषक का, 25 जुलाई को कानपुर में एक कार्यक्रम था, चौधरी हरिराम की बरसी मनाई गई थी। हरिराम यादव जी यादव कुल के बड़े नेता हैं, मुलायम सिंह परिवार से भी जुड़े हुए हैं, और अब उनके बेटे के साथ में मोदी जी ने उनके उस पर हाथ रख दिया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि देखते ही देखते यादव वोट भी अखिलेश जी के हाथ से निकल जाए। इसको मुझे अभी किसी ने उसको नोटिस नहीं किया, लेकिन आप उसके अंदर अगर स्टोरी देखें तो ये नजर है भारतीय जनता पार्टी की, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है और इसको बहुत हल्के में लिया जा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि किसी भी मीडिया समूह ने इसको बहुत उस तरीके से लिया है कि ये लाया जा रहा है, उसी तरीके से लिया, जबकि इसके इंटर स्टोरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने यादव कुल पर भी मेहनत करना शुरू कर दिया है। इस पर यादव आपकी स्ट्रेंथ है, यादव और अखिलेश यादव की स्ट्रेंथ है, बाकी सब प्लस है। तो जो अभी बातें कर रहे हैं कि सड़क पे खड़े हुए थे, शिवपाल जी ने नहीं बनाया, अब ये बात आज कह रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह जी यादव इसको नहीं मानते। वो कहते रहे कि शिवपाल का बड़ा योगदान रहा खड़ा करने में, उन्होंने किस तरीके से मेहनत की है। ये आज चूंकि आपके आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन शिवपाल की मैं काफी लंबे समय से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, 30-32 सालों में शिवपाल का योगदान बताया नहीं जा सकता। अब सुन लीजिए कि मैं इस तरह की भाषा आज से नहीं बोल रहा हूं। आप इस परिवार को कब से जानते हैं? आप इस परिवार को कब से जानते हैं? मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की मदर के हाथ का खाना उनके घर में उनके गोद में बैठ के खा के आया हूं, और जब मैं छोटा बच्चा था वो भी बच्चे ही थे। तो इस परिवार के बारे में इससे कोई लारी जी मेरी बात, इससे बिल्कुल इनकार नहीं है। आप बहुत पुराने उनके साथ जुड़े हैं, आपने अपने वालिदान का जिक्र किया जिस तरीके से, तो जाहिर है कि आप बहुत पुराने समय से इनके परिवार से जुड़े। इसमें तो कोई शक संदेह मुझे है ही नहीं, मैं ये तो कह ही नहीं रहा, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मैं बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। तो आप जो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी ने कहा कुछ आदमियों की मजबूरी भी होती है, वो मजबूरी खत्म भी होती है, कुछ मजबूरियां होती हैं। अगर इतना उन्होंने अखिलेश यादव जी से नफरत थी और वो अपना इतना मोहब्बत अपने भाई शिवपाल जी से करते, तो क्यों नहीं जब साइकिल चुनाव चिन्ह को जब्त करने के लिए चुनाव आयोग में मामला चला था, तो उन्होंने क्यों नहीं वहां पे एक एप्लीकेशन लिख कर दे दी कि ये चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया जाए, वहीं पे जब्त हो जाता। उन्होंने कहा नहीं, अखिलेश को दे दिया जाए। वो चाहते थे अखिलेश यादव को, लेकिन भाई के लिए भी कुछ बोलना नहीं चाहते थे।
तो बस वो जबानी बोलते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें, आप हरिमोहन जी की बात कर रहे हैं, आप हरिमोहन जी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूं पूरी तरह से। ठीक है, आप हरिमोहन जी की बात की आपने, बहुत सीनियर लीडर है हरिमोहन जी, जो आप शायद नाम शायद गलत लेकर हरिमोहन जी की बात जी। आप हरिमोहन जी को जानते हैं नाम से, और मैं उनको अपने घर में आने से भी जानता हूं। तो हरिमोहन जी बहुत बड़े नेता थे यादव बिरादरी के। और हरिमोहन जी का परिवार कहां जाएगा, क्या करेगा, ये अभी वक्त आने दीजिए, डिसाइड करें। वो कोशिश कर रहे हैं, कौन कोशिश कर रहा है, कौन किधर जाएगा, ये वक्त आएगा, पता चलेगा। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, 1989 से मुलायम सिंह यादव और सन 2014 से अखिलेश यादव बिरादरी के नेता हो गए हैं। और मुलायम सिंह जी तो 60% मुसलमान वोट लेते थे, अखिलेश यादव ने 90% मुसलमान वोट लेके ये साबित कर दिया यूपी में कि उनसे बड़ा कोई मुस्लिम लीडर भी नहीं है। ये थोड़ा ध्यान रखिए। इस बार आपने देखा, हमेशा ये रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। और उसकी एक दो वजह ये भी है कि कांग्रेस लगभग खत्म प्राय है, बहुजन समाजवादी पार्टी ने वॉकओवर दे दिया। अब वो किसको दिया वो एक अलग बात है। तो मुसलमानों की मजबूरी है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव ही उन्हें सामने दिखाई देते हैं। और आपकी ये बात पूरी तरह से सही है कि मुसलमानों ने पूरी तरह से अखिलेश को अपना लिया। मुसलमान ही नहीं, मैं सिर्फ सुन्नियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शियाओं की बात कर रहा हूं। लखनऊ में जहां सुन्नी वोट देता था, शिया वोट नहीं देता था। इस बार अखिलेश यादव को नेतृत्व मानते हुए शियाओं ने भी समाजवादी को वोट देके बीजेपी को हराया है। नहीं तो शिया कम्युनिटी हमेशा बीजेपी को वोट देती थी लखनऊ शहर में। इस बार हरवा दिया उन लोगों ने। और इस बात का जवाब संजय जी से भी लेते हैं, लारी जी संजय जी से भी लेते हैं, क्योंकि वक्त कम है, संजय जी बोल नहीं पाए। संजय जी, दो सवाल है। लारी जी ने दो तीन महत्वपूर्ण बातें की। एक तो हरिमोहन यादव जी को लेके उन्होंने कहा, तो दूसरा उन्होंने कहा कि यादव और मुस्लिम पूरी तरह से अखिलेश के साथ है। अभी तक ये दिखाई देता है, मैं भी इससे सहमत हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हरिमोहन यादव जी के परिवार के कार्यक्रम में शिरकत की, वर्चुअली शामिल होकर के, ये क्या संदेश है। और दूसरी बात, लारी जी ने तमाम बातें शिवपाल जी को लेकर के और पार्टी को लेकर के कही। तो ये मतलब ये किस दिशा की ओर जा रहे हैं। एक बात और, आप लालजी टंडन यानी बाबूजी के बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं और पुराने लखनऊ को जानते हैं। सियाओं के बीच में आपकी अच्छी पैठ आपकी भी है, क्योंकि आप और बाबूजी लगभग एक ही थे, ऐसा कहा जाता है। तो अभी लारी जी ने जो कहा कि सियाओं ने भी इस बार अखिलेश को वोट दिया है, तो ये राजनीति क्या है और लारी जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनकी बात सही है, ये मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता मुसलमानों में लालजी टंडन जी किस तरह से लोकप्रिय थे और आप उनके बहुत ही प्रिय सहयोगियों में थे। संजय जी। देखिए, आज की बहस बहुत महत्वपूर्ण है और लारी साहब अपने वालदान की बात कर रहे हैं। मैं वो सीमा नहीं तोड़ना चाहता। बस ये आपने जिन शख्सियतों की नाम ली है, अगर मैं आज की चर्चा में अगर अपनी सीमाओं को तोड़ दूं तो मुझे लगता है कि वो राजनीति की मर्यादा जो माननीय टंडन जी ने चलाई थी उसको नुकसान पहुंचेगा। मैं कम से कम उस मर्यादा का पालन करना चाहता हूं। अभी तारिक साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि राजमन साहब अपने बेटे को नहीं जिता पाए। अरे तुम्हारे नेता तो अपनी बीवी को चुनाव नहीं जिता पाए, तो उनकी हैसियत क्या होगी? हैसियत तो नाप रहे हो आप ओम प्रकाश राजमन जी के साथ। मुझे लगता है परिवार की बात करने वाले अब अगर अपनी बीवी को चुनाव नहीं जिता पाते तो उनकी हैसियत क्या होगी, जरा याद करनी। और दूसरी, तारिक साहब, आपकी तहजीब में, आपकी कल्चर में भले ही खून के रिश्ते को रिश्तेदार माना जाता हो, लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर खून के रिश्ते को परिवार का रिश्ता माना जाता होगा। आपका पैमाना दूसरा होगा, लेकिन इस देश की संस्कृति का, इस देश की परंपरा का, इस देश की विकास में खून का रिश्ता परिवार का रिश्ता होता है। मुझको लगता है आपको इसमें संशोधन कर देना चाहिए। आप अपने आप को इंसाइक्लोपीडिया समझते हैं। यहाँ जो पत्रकार के रूप में बैठे हैं वो कम से कम 30 सालों से राजनीति कर रहे हैं, उनको आप राजनीति बना रहे क्यों? क्योंकि उनका राजनीति का विश्लेषण आपको हजम होने वाला नहीं, वो कड़वी गोली है। और आप और आपकी राजनीतिक पार्टी कोई भी कड़वी गोली हजम नहीं करना चाहती। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इसीलिए आप जयचंद भी तो
पृथ्वीराज का भाई था। कोई भी चीजों का सम्मान नहीं करना चाहते। अरे आप तो देश की संस्कृति का सम्मान नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि खून का रिश्ता परिवार का रिश्ता नहीं है। मैं समझता हूँ कि कोई भी चर्चा राजनीति के संबंध लेकिन परिवार के रिश्ते और खून के रिश्ते भी मूर्तियां लगा लीजिए। जयचंद की मूर्ति लगाने में क्या तो मैं समझता हूँ कि ऐसी राजनीति को धिक्कार है, ऐसी राजनीति को करने वाले उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लोग सही समय पर खून के रिश्ते को भी परिवार का रिश्ता न मानने वालों को माकूल जवाब देंगे। इसको याद रखिए आप। ठीक है चौधरी जी। सुनील जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे भी, लाली जी ने आप जो कुछ कहा वो तो आपने सुना ही है। एक सवाल ये भी कि अब आपकी पार्टी की दिशा क्या होगी, क्योंकि हम बहस की समाप्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो तमाम आरोप प्रत्यारोप तो हो ही गए, एक दूसरे पर लगा लिए सबने, लेकिन अब आपकी पार्टी की दिशा क्या होगी? बीच में ये आया कि बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश जी जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश जी की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। ये जो तमाम सारे संकेत हैं, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और जाहिर है आपकी अपने राष्ट्रीय नेता के साथ लगभग रोज ही बातचीत होती होगी, तो लब्बो लुआब अभी क्या है? जी सुनील जी। जयंत चौधरी जी की पार्टी उनके साथ में बहुत मजबूती से लगी। जिस दिन माननीय जयंत चौधरी जी को आप पार्टी के या गठबंधन की बैठकों में बुलाना बंद कर देंगे, उस दिन जयंत चौधरी भी इसी तरीके का वक्तव्य देना शुरू कर देंगे। रही बात अभी राजनीतिक विश्लेषक जी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं शोभित जी, उनको लेकर आपने जो टिप्पणी करने का काम किया, ये शायद आपके लिए अच्छा नहीं और आपकी पार्टी के लिए भी अच्छा इसलिए नहीं, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक वो होते हैं जो पूरी तरीके से जमीन से चीजों को लाने का काम हम लोगों को देने का काम करते हैं, और वो शायद आपको और आपके पार्टी और आपके नेता को समझने की जरूरत है, मगर आपके नेता और ना ही आपकी पार्टी इस बात को समझना चाहती। जो सत्य बात होती है वो समझना नहीं चाहते। तीसरी बात, माननीय शिवपाल यादव जी को लेकर कहा, अभी कल या परसों का ही बयान है माननीय अखिलेश यादव जी का, उन्होंने कहा माननीय चाचा जी कहीं जाते हैं वो ठीक है, कोई बात नहीं है, मगर वो हमारे चाचा है और चाचा ही रहेंगे। और आप बताइए, रिश्तों को ही तार तार करे दे रहे हैं यहाँ पर कि वो सड़क के हैं नेता, सड़क के रिश्तेदार हो सकते हैं। ये किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आपके पार्टी के लोग देख रहे होंगे तो वो आपको किस तरीके का बताएंगे। और यहाँ पर उपाध्याय जी, आपको तो प्रसपा के नेता को भी बुलाना चाहिए था, तो शायद आज लाली जी को वो जवाब देने का काम करते जिस भाषा का प्रयोग माननीय शिवपाल जी को लेकर करने का काम किया। माननीय शिवपाल जी ने मुलायम सिंह जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर समाजवादी पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने का काम किया। तो मुलायम सिंह जी ने उसका रिजल्ट भी दिया था। नहीं ठीक है, रिजल्ट तो सबको ठीक है लाली जी, रिजल्ट दिया जाता है, मगर रही बात ठीक है। अब रही बात मेरी कहाँ जाने की, जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी से हटने के बाद कहा कि हमने बहुजन समाजवादी पार्टी का दरवाजा खटखटाने का काम किया, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी पार्टी लगातार संगठन पे काम कर रही है उपाध्याय जी, हमारी पार्टी संगठन पे काम कर रही है, हम लोग संगठन को लेकर बढ़ रहे हैं, हम अपनी ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रही बात जाने की और आने की, तो हम, लेकिन चाचा को लेने को कोई तैयार नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो समय आएगा लाली जी। भाई चाचा को साथ लाली जी आप घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, इतनी जल्दी घबराइए नहीं, समय आने का इंतजार करिए। चाचा के साथ घूमते रहिए। ना ठीक बात है, चाचा जी माननीय हमारे लीडर हैं, अच्छी बात है, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। आप सम्मान भले उनका ना करें, हम लोग उनका सम्मान करते रहे। सोहेल भारतीय समाज पार्टी पूरा। सुनील जी आप ये बताइए, आप किधर जा रहे हैं? अब आपकी दिशा क्या है, पार्टी की दिशा क्या है? बिल्कुल किस दिशा में? जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको सुरक्षा देने का काम कर दिया, तो आपका वक्तव्य हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, माननीय हमारे श्री ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर 2 साल से लगातार हमले हो रहे थे। इस बात को लेकर हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय तक पत्र के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनको पत्र देने का काम किया, मिलने का काम किया। तो उनको लेकर जो गंभीर विषय ये था कि उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए, तो उसको लेकर सुरक्षा देने का काम किया सरकार ने। और हम लोग सरकार का आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि हमारे नेता बहुमूल्य नेता हैं, क्योंकि वो पिछड़े दलित शोषित वंचित समाज, अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। यहाँ तक सामान्य वर्ग के लोग जो है
उनकी भी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। उनको सुरक्षा जो अगर दी गई है तो हम सरकार का आभार प्रकट करते हैं। और रही बात, अब आप तो देख लीजिए, जब बैठक में जिस वोट को लेकर चर्चा हुई, माननीय शिवपाल जी ने भी कहा कि भाई आखिर हमको नहीं बुलाया, शिवपाल जी ने को भी नहीं बुलाया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी नहीं बुलाया। तो उस वोट को लेकर जिसने वोट मांगने का काम किया तो हमने उनको वोट देने का काम किया, क्योंकि आज देश का सर्वोच्च पद के चुनाव ठीक था। है सुनील जी, और वो सर्वोच्च तो पद के रिपीट हो रही है बातें। शोभित जी आपसे बहुत, अब समय बहुत कम बचा, अंत में लारी जी से इसको समाप्त करवाएंगे। शोभित जी, बहुत संक्षेप में ये जानना चाहूंगा कि अभी लारी जी ने कहा कि यादव वोट जो है वो तो जाहिर है अखिलेश यादव के साथ जुड़ा हुआ है, और मैं भी इससे अभी तक तो सहमत हूं किसी भी हद तक। भारतीय जनता पार्टी जो प्रयास कर रही है उसके प्रयास क्या रंग लाते हैं तो अभी भविष्य के गत में है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुसलमान इस बार 90% अखिलेश यादव के साथ गया, इससे भी सहमत है। लेकिन क्या अब लोकसभा चुनाव तक ये स्थिति बरकरार रह पाएगी? क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में जो यादव कुल के नेता हैं, यदुकुल शिरोमणि जो प्रोग्राम करते रहे हैं लंबे समय से, हरिमोहन जी यादव की बर्सी में वो शामिल हुए और उनके पुत्र के साथ उनकी लगातार बातचीत भी चल रही है। तो ये संकेत क्या है आने वाली राजनीति के? क्या यादव भी छोड़ के चले जाएंगे धीरे से? सर, देखा जाए तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी बड़े प्रयोगधर्मी हैं। ये प्रयोग करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं इनको अचीवमेंट भी हासिल होता है। हरिमोहन यादव की अगर जयंती मनाना और वर्चुअली संबोधित करना, यादवों की सभा को संबोधित करना, ये इस दिशा में एक प्रयास इन्होंने शुरू किए हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 तक ये सोच रहे होंगे कि हमको इसमें कामयाबी मिले, इस दिशा में ही ये सोच करके चले गए हैं सर। और दूसरा ये है कि अमित शाह का जो है जो सोचना, अभी हम अगर बंगाल की ही बात करें सर, बंगाल में देखा आपने दो या तीन सीटें थी, वहाँ प्रमुख विपक्षी दल के रूप में अपने को स्थापित किया। और कहीं भी चाहे त्रिपुरा हो, मणिपुर हो और पूर्वोत्तर के राज्यों में इन्होंने अपने को लाए, अपनी सरकार बनाई वहाँ। इस तरीके से 2024 में अगर ये प्रयोग कर रहे हैं तो अब अंत में आपका ये क्या कहना है, 2024 की आपके पास तैयारी क्या है? बहुत संक्षेप लारी जी। यूपी के जो टीम है उसको कहिए कि अखिलेश जी तमाम दौरे पे निकल चुके हैं, रोज उनका कार्यक्रम लगा हुआ है, कल ही जौनपुर में मौजूद थे। आप उनके साथ अपनी टीम लगाइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हम लोग कितने सीरियसली 2024 को ले रहे हैं। उनसे सहमत हूं, बिल्कुल जानना चाहता हूं अब 2024 के आगे बढ़, बस वो आपकी बात सही है, वो लगा देंगे। ठीक, नहीं, आपने पूछा कि 2024 में आप क्या कर रहे हैं, उसकी तैयारी क्या कर रहे हैं। मैं कहा तैयारी आप देख लीजिए, बाकी धीरे धीरे आपको कई चीजें टीवी पे दिखती चली जाएंगी। तो आप देखिए, आप आपके चैनल दिखाएगा, आप खुद दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाएंगे। और रही वर्चुअल रैली और ये सब संबोधित करने की, तो वर्चुअल रैली हर कोई संबोधित करता है, वो गए हैं, उन्होंने संबोधित किया है, कोई आज से नहीं। मैं 1989 से जानता हूं कि बीजेपी यादवों को दाना डाल रही है, लेकिन डाल नहीं पाई है अभी तक कायदे से। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव आगे 2024 तक क्या करेंगे इसमें तो अभी समय बहुत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यादवों पर काम करना शुरू कर दिया है। तारिक लारी जी ने जो तर्क दिए उससे सहमत और असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की हालत इस समय ठीक नहीं कही जा सकती। एक एक साथी का छोड़ करके जाना और जिस तरह से प्रवक्ताओं ने शिवपाल जी के लिए, अपने सहयोगियों के लिए जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है, अगर इस तरह की सोच पार्टी की है तो ये आने वाले और भी खराब वक्त का संकेत है। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, ये संभावनाओं का खेल है। अखिलेश यादव भी हो सकता है कोई गुल खिला दे, अखिलेश यादव हो सकता है किसी सफलता की कुंजी प्राप्त कर ले, लेकिन राह कठिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दमखम के साथ 2024 की उत्तर प्रदेश में तैयारियां शुरू कर दी हैं और सामने योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री का चेहरा भी है। अब आगे क्या होता है ये हम आने वाले वक्त में देखेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।